हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो यार जेई एडवांस्ड पीवाईक्यू सीरीज के इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, फटाफट इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस 2012 से लेकर 2020 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके ऊपर कम पूछे गए हैं, बट ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है यार, और फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे। और इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेंगे, जैसा कि हम लोग बाकी वीडियोस में भी करते आए हैं। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 3 में। तो यार अगर इस चैनल पे तुम नए आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यार इस पीवाईक्यू सीरीज में हमने मॉडर्न फिजिक्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट किया, जैसे कि एटॉमिक फिजिक्स को हमने मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में कंप्लीट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में कंप्लीट किया। उसी तरह से आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरेज को मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 3 के अंदर में। और बचे हुए जो टॉपिक हैं रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको हम लोग आने वाले सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पूरे मॉडर्न फिजिक्स को कवर करेंगे। सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन फ्रॉम 2012 टू 2020 सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो जो एक्सरे में हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दे आर, मैं लिख देता हूं यहां पे। फर्स्ट इज कुलिज ट्यूब, और कुलिज ट्यूब के थ्रू किस तरह से हम लोग एक्सरे को जनरेट करते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम लोग एक बार फटाफट डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि यहां हम लोग थ्योरी लेक्चर नहीं ले रहे हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेंगे, जो जो काम की चीजें होगी वो हम लोग फटाफट यहां पे एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट इज कुलिज ट्यूब, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मॉजलेज लॉ, ये देखेंगे हम लोग। थर्ड इज ब्रैग्स लॉ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट कुलिज ट्यूब से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम लोग बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से फटाफट ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक्सरे एमिट होता है। तो मैं अगर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊं इसके सेटअप का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक मेरे पास में वैक्यूम ट्यूब है, इस तरह से, इस तरह की एक वैक्यूम ट्यूब है, एक कैथोड है, एक एनोड है। मैं इधर लिख देता हूं, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। और इधर से क्या, हमने इधर से एक फिलामेंट यहां पे लगा रखा है और फिलामेंट को हमने यहां से कुछ वोल्टेज दिया, सपोज दिस वोल्टेज इज V। तो इसके थ्रू कुछ करंट आएगा और ये बेसिकली फिलामेंट को इस तरह से गर्म करेगा। तो फिलामेंट के गर्म होने की वजह से यहां से जो कैथोड रखा हुआ, कैथोड गर्म होगा। अब कैथोड गर्म हुआ तो इसमें थर्मोनिक एमिशन होता है। थर्मोनिक एमिशन मतलब क्या, कि कोई चीज भी गर्म होता है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको अगर हम लोग इस तरह से गर्म करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। थर्मल से यहां पर आया थर्मोनिक। अब यहां से अगर इसको गर्म किया जाए, कैथोड गर्म हो रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज यहां पे है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है। अब कैसे करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो कैथोड है और एनोड है, इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एनोड को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और कैथोड को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। तो दिस इज पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंसेस के अक्रॉस क्रिएट किया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेलरेट होंगे दैट मींस यहां पहुंचते पहुंचते, एनोड प्लेट पहुंचते पहुंचते इन इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत ध्यान से पढ़ा है तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास कितनी आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सपोज हमने यहां पर V0 अप्लाई किया है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इस केस में, EV0 हो जाएगा। कैसे, Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, ये हमने बहुत बार यूज किया हुआ है, Q इंटू डेल्टा V। तो इतना वर्क डन होगा, तो वर्क डन बाय दिस बैटरी या जो भी यहां पर सोर्स लगा हुआ है, E इंटू V0, Q इंटू V0 बहुत बार पढ़ते हैं, तो दैट इज बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब एनोड के पास ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये काइनेटिक एनर्जी लेके पहुंचे हैं, तो अब एनोड की प्लेट को जाके वो हिट करेंगे। एनोड की प्लेट को जाके इन्होंने हिट किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ने एनोड की प्लेट को जाके हिट किया इस काइनेटिक एनर्जी से। अब यहां पे जो हिट किया तो इसके थ्रू बाहर फोटोन्स निकले, और ये जो फोटोन्स निकले, यही फोटोन्स बेसिकली मेरे पास में एक्सरेज के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। दीज फोटोन्स आर कॉल्ड एक्सरेज। तो ये जो सेटअप मैंने सिंप्लीफाइड सेटअप बनाया है, उसी का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेटअप यहां पर दिख रहा होगा अब, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहां पर हमारे पास में एक कैथोड है, मैं दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूं, दिस इज माय कैथोड, और ये मेरे पास में एनोड प्लेट है,
ठीक है। और देखो जो कैथोड है उसको बेसिकली हमने यहाँ से हीटअप किया यूजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके थ्रू करंट आया, उसकी वजह से ये कैथोड हीटअप हुआ, और कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने यूए अप्लाई किया हुआ है। और ये सारा जो चीज है, सारा सेटअप है एक वैक्यूम ट्यूब में इस तरह से देखो रखा हुआ है। ये वैक्यूम ट्यूब में सारा सेटअप रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एनोड में जाके टकराए, और एनोड से फिर बाहर फोटोन्स इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। तो यही सेटअप है। और यहाँ डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट इससे डरने वाली बात नहीं है। बेसिकली एनोड को ठंडा रखने के लिए इधर से पानी से इधर डाला, इधर से पानी निकाला, ठंडा पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो एनोड को ठंडा रख रहे हैं। खैर उससे उतने डिटेल में तुमको पता होने की जरूरत नहीं है। तो ये है बेसिकली कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब जो ये जो फोटोन्स निकले, इनकी मैक्सिमम जो एनर्जी है, उन फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी बता सकते हो कितनी होगी? उन फोटोन्स की मैक्सिमम एनर्जी होगी ई वी नॉट के इक्वल। ई वी नॉट इज द मैक्सिमम एनर्जी। ई वी नॉट अगर मैक्सिमम एनर्जी है तो मिनिमम लेमडा कितना होगा? लेमडा मिनिमम यहां से हम लोग बोल सकते हैं दैट इज, हम लोग क्या लिखते हैं, एनर्जी इज एच सी बाई लेमडा लिखते हैं ना, और लेमडा क्या लिखेंगे? एच सी बाई ई। तो एच सी बाई ई वी नॉट इज द लेमडा मिनिमम। लेमडा मिनिमम जो फोटोन्स की मिनिमम लेमडा लेके जो बाहर निकल रहे हैं, तो ये फोटोन्स की लेमडा है, ये फोटोन्स की लेमडा है। मिनिमम इतनी लेमडा से फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फोटोन, मिनिमम वैल्यू ऑफ लेमडा है, ठीक है। लेमडा इससे ऊपर होगा, एनर्जी इससे कम होगी, ई वी नॉट से एनर्जी कम होगी, मतलब लेमडा मिनिमम की वैल्यू इतनी है, ठीक है। चलो, आज एक चीज और इसमें समझने वाली बात है कि देखो हमने ये जो करंट है ना, ये फिलामेंट जो हम लोग गर्म कर रहे हैं, जो कैथोड को जो फिलामेंट में जो हमने गर्म कर रहे हैं, अगर हमने ये जो करंट ये बढ़ा दी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फिलामेंट वोल्टेज हमने बढ़ाया। कौन सा फिलामेंट वोल्टेज? देखो देखो देखो, ये वाला फिलामेंट वोल्टेज अगर हमने बढ़ाया, या फिर ये करंट जो बढ़ाया, उससे क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दैट मीन्स इंटेंसिटी मेरी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब ये जो फिलामेंट वोल्टेज है वो क्या कर रहा है? वो इंटेंसिटी को बढ़ाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता है। और ये जो फिलामेंट वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज कभी भी लेमडा मिनिमम को चेंज नहीं कर सकता। फिलामेंट वोल्टेज के पास औकात ही नहीं है कि लेमडा मिनिमम को चेंज कर दे। कैसे करेगा? एच सी ई वी नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ये जो कैथोड और एनोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पे लेमडा मिनिमम डिपेंड कर रहा है, वो फिलामेंट वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फिलामेंट वोल्टेज बस इंटेंसिटी चेंज करता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने वी नोट अप्लाई किया है कैथोड और एनोड के बीच में, उससे हम लोग लेमडा मिनिमम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज यहां से याद रखने वाली चीज थी। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, और इसके जो भी ग्राफ है वो हम लोग अब देखते हैं। अब अगर हम लोग एक्सरे के स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। ये इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा अगर हम लोग प्लॉट करें तो इस तरह का कुछ हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, इस तरह। और यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पाइक रहता है, ठीक है, इधर से कुछ स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस तरह के कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली मतलब और भी कुछ स्पाइक्स रहते हैं, मैंने एक दो बनाए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी वर्सेस लेमडा। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लेमडा मिनिमम, जो हमने निकाला था ना अभी, लेमडा मिनिमम किसके करस्पॉन्डिंग? जो ई वी नॉट वाले जो एनर्जी वाले जो फोटोन्स है, उसके करस्पॉन्डिंग ये लेमडा मिनिमम जो एक्सरे बाहर निकल रही है, ठीक है। जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी के जो फोटोन्स बाहर निकल रहे होंगे, जो एक्सरे बाहर निकल रही होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेमडा है, दैट इज माई लेमडा मिनिमम, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह का स्पेक्ट्रम मतलब क्या? इस लेमडा, इसका मतलब क्या, समझ, इस चीज को समझो। ये लेमडा, सपोज ये दिस इज लेमडा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कुछ इंटेंसिटी मिल रही है। मतलब ये लेमडा क्या चीज को करस्पॉन्ड कर रहा है? ये एक एनर्जी को, एक फोटोन की एनर्जी को करस्पॉन्ड कर रहा है। फोटोन के एक पर्टिकुलर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक लेमडा है, और इस इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो बाहर निकल रहे हैं, या नंबर ऑफ एक्सरेज जो बाहर निकल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये चीज। तो ये कंटिन्यूअस है हमारे पास में, और ये हमारे पास में कुछ डिस्क्रीट एक्सरे भी बाहर निकल रहे हैं। ये जो डिस्क्रीट है, ठीक है, और यहां पे ये हमारे पास में कंटिन्यूअस है। तो इस तरह का हमारे पास कुछ जो अचानक से जो एक हमको शार्प इधर पीक देखने को मिल रहा है। ये शार्प पीक हमें किस लिए देखने को मिल रहा है, और ये कंटिन्यूअस हमें किस लिए देखने को मिल रहा है, ये तुमने डिटेल में पढ़ रखा होगा। मैं जस्ट इसको एक बार बता देता हूं। ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, ये कैसे निकलते हैं कि सपोज मेरे पास में ये एटम्स है, ये एटम है। अभी एटम में क्या होता है, के शेल, एम शेल, ऐसे ऐसे रहते हैं, के एल एम, के
L, M शेल होते हैं, n=1, n=2, n=3। तो अभी क्या हो रहा है, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास में क्या है, ये कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, एटम्स की। एनोड में जो एटम्स हैं उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हमने इधर से एक्सेलरेट करा करा के भेजा, कैथोड था इधर, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा करा के इधर भेजा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स आए इस एनोड को, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, मैं दिखाता हूँ। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो रिटार्ड हो जाएंगे इसके थ्रू जब गुजरेंगे, इस एटम के थ्रू जब गुजर रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड हो जाते हैं। कुछ रिटार्डेशन आता है उसमें। रिटार्डेशन मतलब वो अपनी एनर्जी वो स्लो डाउन हो गया, अपनी एनर्जी लूज किया, और वो जो एनर्जी लूज किया वो बेसिकली फोटोन्स एमिट होता है, उसके टर्म्स में फोटोन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जी के टर्म्स में फोटोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो ये जो फोटोन्स हैं, ये बेसिकली इस तरह के जो फोटोन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होके जो फोटोन्स निकाल रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, ये वाले पार्ट को। अब ये जो पीक दिख रहा है ना, शार्प, इसको कौन कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा समझो। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो एनोड में जो एनोड जो प्लेट है उसमें जो एटम्स है, उसमें उसकी मैं अगर बात करूं तो के सेल, इसमें हम लोग बोलेंगे के सेल, एल शेल, एम शेल, ऐसे ऐसे रहेंगे। अब के सेल में सपोज मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इधर जो एक बहुत तेजी से जो ई वी नॉट से एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और उसने क्या किया, इसके ऊपर इसको हिट कर दिया, और ये इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल दिया। ये इस इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया, के सेल वाले इलेक्ट्रॉन को सपोज उसने बाहर निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये बाहर निकल गया, तो इस एल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली इसको भरने के लिए इसको भरने के लिए वो नीचे छलांग मारेगा। ठीक है, ये वाला इसको भरने के लिए नीचे की तरफ इस तरह से छलांग मारेगा। अब ये इससे ऊपर हायर एनर्जी लेवल से इधर नीचे की तरफ आया, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। एल शेल से वो के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए वो जंप लेता है, ठीक है, एल से उसने जंप लिया के में, तो अब वो कुछ एनर्जी लूज करेगा, और वो जो एनर्जी लूज करेगा वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल रही है, और वो जो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकल रही है वही ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को फॉर्म कर रही है। ये जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम आया उसको वो फॉर्म कर रही है। इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें कैसा होता है, हम लोग बोलते हैं, कभी सुना होगा तुमने, के अल्फा, के बीटा, इस तरह के बाहर निकलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो के अल्फा मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा, के अल्फा और के बीटा का क्या मतलब हुआ। सपोज ये मेरे पास में के शेल है, ठीक है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, n=1, n=2, n=3। अगर ये जो एक इलेक्ट्रॉन हिट करके बाहर जो निकला हुआ है वो सपोज के शेल से निकला, अब उसको कौन उसको फिलअप कर सकता है, एल वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारे के में, तो ये जो एमिशन हुआ इसको हम लोग के अल्फा बोलते हैं। अगर इसको भरने के लिए अगर ऊपर वाला एम शेल वाला अगर इलेक्ट्रॉन जंप मारे के शेल में, तो उसको हम लोग के बीटा बोलते हैं। के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है तो उसको के अल्फा, के बीटा, के गामा, इस तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर ये जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाके एल शेल वाले किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर धक्का मार के निकाल देते हैं, तो अब उसको भरने के लिए, एल शेल वाले को भरने के लिए अगर एम शेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग एल अल्फा, एल बीटा, इस टर्म्स में बात करते हैं। तो ये चीज सिग्निफिकेंस है, ये चीज को समझने की कोशिश करो। दिस इज बेसिकली आवर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। तो एक्सरे के इस स्पेक्ट्रम को हमें अच्छे तरीके से समझना जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मॉसलीज लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि रूट न्यू दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अब ये क्या बोल दिया इसने, तो रूट न्यू, तो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और ये जेड जो है दैट इज एटॉमिक नंबर। तो जो मेरे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, एटॉमिक नंबर में लिख देता हूं, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो हमारे पास में, जैसे के अल्फा, के बीटा, तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, तो बेसिकली उन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जेड के साथ क्या रिलेशन है, एटॉमिक नंबर के साथ ये किस तरह से रिलेट होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने इस तरह का एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया, एक इंपेरिकल फॉर्मूला है ये। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया और उस बेसिस पे ए और बी उन्होंने कैलकुलेट किया इस तरह से, और ये बेसिकली एक रिलेशन हमें दे दिया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। और इस चीज को हम लोग समझने के लिए ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा उनको इंस्पिरेशन थोड़ा बोर्स मॉडल से भी था। तो जैसे बोर्स मॉडल में हमने देखा था कि 1/λ हम लोग निकलते थे, दैट वाज इक्वल टू RZ² इंटू, अगर ट्रांजिशन मेरा सपोज के अल्फा है तो के अल्फा ये बेसिकली n1² माइनस 1/n2² है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा, सपोज के अल्फा की बात कर रहा हूं मैं, कि दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल, तो यहां से यहां जंप मारा एक इलेक्ट्रॉन ने,
इलेक्ट्रॉन हिट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि L से K में एक इलेक्ट्रॉन ने इस तरह से जंप मारा। अब ये जो जंप मारा, इसमें अगर हम लोग इसकी यहाँ से कुछ फोटोन्स रिलीज होंगे, दिस फोटोन, कुछ फोटोन रिलीज हुआ, और उस फोटोन की वेवलेंथ को अगर हम लोग देखें, वो वेवलेंथ हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 1/λ इंटू RZ² इंटू सपोज 2 से 1 मारा, L से K में मारा ना, तो 2 से 1 में मारा, तो 1 माइनस 1/2², 1/1² माइनस 1/2², तो ये बेसिकली RZ² को इंटू 3/4 हो जाएगा, दैट इज 1/λ। तो लैम्डा अगर हम लोग यहाँ से देखें, लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की जगह एक काम करो, लैम्डा को हम लोग 1/λ को क्या लिख सकते हैं, ν/c, c इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू RZ² इंटू 3/4। तो यहाँ से एक चीज देखो, न्यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू बाकी सारी चीज को, सी आर 3/4 सबको कांस्टेंट मान रहा हूं, इंटू Z²। तो रूट न्यू इज बेसिकली सम कांस्टेंट ए, सपोज ए इंटू Z। तो इस तरह का रिलेशन मेरे पास में आ रहा है यूजिंग बोर मॉडल, ठीक है। और यहां पे जो रिलेशन उन्होंने डिराइव किया, दैट रूट न्यू दैट इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ Z माइनस बी, ठीक है। ये कहां से उन्होंने डिराइव कर लिया, तो देखो बोर्स मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, बोर्स मॉडल वाज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और यहां पे जो उन्होंने लिया था, जो भी लिया था, वो Z जो लिया हुआ था, दैट वाज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। तो Z की जगह यहाँ पे जो Z था, यहाँ पे जो Z आएगा दैट इज Z इफेक्टिव, जो कि यहाँ पर Z माइनस बी से हम लोग यहाँ को इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट Z, दिस इज Z माइनस बी इज Z इफेक्टिव। तो यहाँ Z की जगह हम लोग Z इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो फोटोन्स है, उन्होंने हर कैरेक्टरिस्टिक्स जो फोटोन्स निकलते थे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फोटोन निकल रहे, सपोज K अल्फा निकल रहे, तो K अल्फा फोटोन्स सबके लिए देखा, अलग अलग Z के लिए K अल्फा फोटोन्स की उन्होंने फ्रीक्वेंसी निकाली अलग। अगर सपोज मैं बोलूँ K अल्फा के लिए उन्होंने सपोज लिया एक K अल्फा कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे लिया, ठीक है, ये मेरे पास में K अल्फा एक्सरे है। अब उन्होंने क्या किया, अलग अलग Z लेते गए, Z चेंज करते गए, और ये जो एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लॉट किया उन्होंने Z के साथ। ये जो K अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, K अल्फा उन्होंने K बीटा के साथ भी किया और इस तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश किया। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस अगर उन्होंने Z प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि वो उन्हें इस तरह का ग्राफ मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z का, ठीक है, इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसकी इक्वेशन उन्होंने फिर ये बनाई, रूट न्यू इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा एक लीनियर रिलेशनशिप मिल रहा है बिटवीन रूट न्यू एंड Z, और इसके बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल, जो उससे पहले पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, बट इनके बाद मोस्टली इसके बाद ये इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर उन्होंने बताया कि पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास की तरह नहीं, मास के बेसिस पे मत बनाओ, उसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाओ, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वजह से, ठीक है। ये रिलेशनशिप उनको मिला और उसके फिर बाद में उन्होंने पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उन्होंने चेंज करवाया, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे पास में, जो ये रिलेशन है रूट न्यू इक्वल्स टू A इंटू Z माइनस बी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैग्स लॉ की। तो ब्रैग्स लॉ को हम लोग बेसिकली जो क्रिस्टल लैटिस है ना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको समझने के लिए हम लोग ब्रैग्स लॉ को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सॉलिड क्रिस्टल की बात करें तो इस तरह से सपोज क्रिस्टल अरेंजमेंट है, और इस सॉलिड लैटिस है सपोज इस तरह से, और इस तरह से मेरे पास में इसमें एटम्स अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है। अब क्या हुआ, अगर मैंने इधर से एक एक्सरे यहां से दिया, ठीक है, एक एक्सरे यहां से देख सकते हैं, एक एक्सरे यहां से जा रही है, तो एक्सरे इधर से रिफ्लेक्ट बैक होगी, दूसरा एक्सरे हमने इधर भेजा और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके जाती है। अब इन दोनों के बीच को अगर हम लोग देखें, इन दोनों के बीच अगर हम लोग बोले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना हो, इन दोनों के बीच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इन दोनों जो एक्सरे है, इन दोनों एक्सरे का जो पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस, इन दोनों एक्सरे का पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ये हम लोग करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में ये पढ़ रखा होगा। अब ये जो दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो इन दोनों एक्सरेज का पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर ये दिस एंगल देखो, यहां पर थीटा दिया हुआ है, दिस इज ब्रैग्स एंगल, तो अगर ये एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मैं बोलता हूं कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं ना, और यहां से एक मैं इधर से परपेंडिकुलर डालता हूं, तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो ये वाला डिफरेंस है, दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सरेज, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस ये दोनों है, क्यों, देखो अगर मैं बोलूं कि देखो एक्सरे की ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, उसी तरह से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है,
तो एक्स्ट्रा लेंथ कौन से आया, ये जो बीच में व्हाइट कलर से मैंने शो किया है, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। अगर ये पाथ डिफरेंस है तो अगर देख लो इन दोनों लैटिस के बीच ये जो डिस्टेंस है दैट इज सपोज डी, तो अगर ये डी है तो दिस इज ऑल्सो डी, तो डी अगर ये थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, तो दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज बेसिकली दिस लेंथ इज डी साइन थीटा एंड दिस लेंथ इज अगेन डी साइन थीटा। तो टोटल जो पाथ डिफरेंस है इन दोनों एक्सरेज के बीच में दैट इज 2d साइन थीटा, और 2d साइन थीटा मेरे पास में n लैम्डा के बराबर हो जाए तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और हम लोग अगर मेरे पास में अगर हमें लैम्डा पता नहीं है और d पता है तो हम लोग लैम्डा पता कर सकते हैं। अगर हमें थीटा अननोन है तो अगर हमें d अननोन है तो हम लोग d पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास में अगर लैम्डा या फिर d कोई दोनों में से एक नोन है या अननोन है तो दूसरा हम लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर क्रिस्टल लैटिस हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो अगर हमें डी निकालना चाहें तो एक्सरे की अगर हमें लैम्डा पता है तो ये डी हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरह से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को पढ़ने में जो ये ब्रैग्स लॉ है वो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई एडवांस्ड में। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस्ड 2020 में। तो एक्सरे ट्यूब के ऊपर बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन मैं बना लेता हूं इसका एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट वाला। तो ये हमारे पास में एक वैक्यूम ट्यूब है और वैक्यूम ट्यूब में एक साइड कैथोड है दूसरे साइड एनोड है, और यहाँ हमने यूजिंग फिलामेंट इसको एक वोल्टेज सप्लाई दिया, सप्लाई वोल्टेज इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, और ये कैथोड है ये एनोड है, और कैथोड को बेसिकली हमने कनेक्ट किया है इधर नेगेटिव टर्मिनल से और इधर पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को इधर से कनेक्ट कर देते हैं, और फिर जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एनोड प्लेट को हिट करेंगे और फिर यहाँ से फोटॉन्स बाहर मेरी एमिट होगी। तो इस तरह का मेरे पास में सिस्टम है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इन एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम फिलामेंट, इन कैथोड एक्सरे ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम फिलामेंट कैरिंग करंट आई। यहाँ पर जो ये करंट आई करंट कैरी कर रहा है, जो फिलामेंट करंट है दैट इज आई, यहाँ पर जो करंट है दैट इज आई यहाँ बोला गया है, ठीक है। हिट अ टारगेट एनोड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कैथोड, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी, ये इसको हिट करता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो टारगेट को हिट करते हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस डी दिया हुआ है। द टारगेट इज केप्ट एट अ पोटेंशियल वी हायर देन द कैथोड रिजल्टिंग इन एमिशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो ये हमने देखा था, और ये वी बेसिकली वी पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है कैथोड और एनोड के बीच में, उसकी वजह से एक्सरे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होके जाते हैं और एनोड को हिट करते हैं। इफ द फिलामेंट करंट आई इज डिक्रीज्ड टू आई बाई टू, अभी क्या कर रहा है ये फिलामेंट करंट को आई से डिक्रीज करके कितना बना रहा है आई बाई टू, ठीक है। द पोटेंशियल वी इज इंक्रीज टू 2v, इसको v से 2v बना रहा है, ठीक है। एंड द सेपरेशन d इज रिड्यूस टू d बाई टू, d को रिड्यूस करके d बाई टू बना रहा है। तो ये हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, v को v2v, i को i बाई टू, d को d बाई टू, ठीक है। देन अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला देखो क्या बोलता है, पहला बोल रहा है द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, लैम्डा मिनिमम हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, मैंने बताया भी था hc अपॉन ev, तो ये लैम्डा मिनिमम है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, ऐसा होगा क्या अगर हमने v को 2v रख दिया, i को i बाई टू रख दिया। देखो i से हमें मतलब नहीं है, v से बस हमें मतलब है, v को हमने 2v रख दिया, v को हमने 2v रख दिया, बस इसी से मतलब, डिस्टेंस से भी हमें कोई मतलब नहीं है। लैम्डा मिनिमम देखो hc बाई ev है, काहे का डिस्टेंस इसमें, काहे का i, ये बस इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है जितने इलेक्ट्रॉन को जिस वोल्टेज में एक्सेलरेट किया है, तो hc बाई ev। तो अगर वोल्टेज को मैं दुगुना करता हूं तो लैम्डा मिनिमम मेरा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हाफ हो जाएगा। तो ये लाइन तो इसने सही बोली, जो ए पार्ट में बोला है कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, यस इट विल रिड्यूस टू हाफ, एंड वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे विल रिमेन द सेम। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो हमने देखा था एक रिलेशन मोसलेस, जो हमने देखा था मोसलेस इक्वेशन, उसमें क्या देखा था, रूट न्यू दैट इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, ये हमने देखा था। ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो एक्सरे थी उसका ये रिलेशन हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की, ये इक्वेशन हमने देखी थी। अब यहां से हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं, बता सकते हैं वेवलेंथ क्या है, रूट न्यू है, तो दिस इज न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो न्यू इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो लैम्डा कैन बी रिटन एज सी बाई सॉरी न्यू कैन बी रिटन एज सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा इज बेसिकली फंक्शन ऑफ ए इंटू जेड माइनस बी। और ये जो ए एंड बी है ना, ए एंड बी दैट ये डिपेंड करता है किस पे, कि हम लोग कौन सा मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा हमारे पास में मटेरियल है। हाँ,
जैसे जो भी एनोड का जो मटेरियल है ना, एनोड का जो मटेरियल है जिसमें टारगेट में जाके हिट करने वाला है, वो बेसिकली उस पर डिपेंड करता है ये ए और बी, ए और बी के वैल्यू। और किस पे डिपेंड करती है, के अल्फा हम लोग ले रहे हैं या के बीटा ले रहे हैं, इस पे ये सारी वैल्यू डिपेंड करती है ए और बी। ठीक है, और ये जो जेड है, जेड तो हम लोग एनोड में जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। एनोड की मटेरियल कुछ हम लोग मोलिबेडनम यूज करें तो कुछ अलग, टंगस्टन यूज करें तो कुछ अलग, जेड की वैल्यू अलग। तो बेसिकली ये जो लेमडा है, दिस लेमडा, ये लेमडा ना तो आई पे डिपेंड कर रहा है, ना तो ये वोल्टेज पे, इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। ये जो लेमडा है, कैरेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो है उनकी जो वेवलेंथ है वो इन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है कि मेरी V टू बी हो रही है कि I/2 हो रहा है या इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो कैसा, किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, n इक्वल्स टू, सपोज के अल्फा की बात करें तो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रॉन जो जंप कर रहा है उसकी जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इन सब चार चीजों पे तो डिपेंड कर नहीं रही है ना। ठीक है, अगर हम लोग इसको इस फॉर्मेट में देखें, अगर समझो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 पे जो जंप कर रही है, अगर हम लोग बोर मॉडल के हिसाब से देखें, ठीक है, बोर मॉडल तो एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी बोर मॉडल की तरफ से अगर चले तो बेसिकली ये एक फिक्स एनर्जी है ना, ये एक फिक्स एनर्जी है फॉर अ फिक्स जेड, दिस इज फिक्स, अलग अलग जेड के लिए अलग अलग होगी ये वैल्यू। ठीक है, तो ये जो चीज है ये कभी भी इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है कि ये v से 2b हो रहा है, i से i/2। ठीक है, नहीं नहीं, वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये जो लेमडा है ये डिपेंड कर रही है अलग अलग मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल पे ये लेमडा डिपेंड कर रही है। तो ए बिल्कुल यहाँ पे सही बात को बोल रहा है, ए इज करेक्ट, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, देखो यहाँ पे हाफ हो गया, एंड वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल रिमेन द सेम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मॉसलीज लॉ से भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ना इस चीज को, ये इसे हम लोग देख सकते हैं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये z पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये z पे डिपेंड करेगा, और a और b हम लोग कौन सा ले रहे हैं, k अल्फा ले रहे हैं, k बीटा ले रहे हैं, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो ये बेसिकली मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। ये जो लेमडा आ रही है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मतलब कौन सा पार्ट वाला, ये वाला जो पार्ट हम लोग बनाते हैं ना, ये बनाया, ये बनाया, और इस तरह का जो बनाते हैं, तो ये जो स्पाइक्स है, ये जो स्पाइक्स है उसके जो करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, ये जो स्पाइक्स है उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ है उसकी बात हो रही है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ VID। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे में क्या बोलता है, दूसरे ऑप्शन में देखो, द कट ऑफ वेवलेंथ एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ ए कैरेक्टर विल रिमेन द सेम। नहीं, कट ऑफ वेवलेंथ तो चेंज होगा, hc/ev, वोल्टेज हमने डबल कर दिया, v को 2v कर दिया, तो लैम्डा मिनिमम विल रिड्यूस टू लैम्डा मिन विल रिड्यूस टू हाफ, दुगुना किया ना तो ये आधा हो गया, इनवर्स रिलेशन है। सी पार्ट देखते हैं, द कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, ये बात सही है, एंड इंटेंसिटी ऑफ ऑल एक्सरे विल डिक्रीज। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे क्यों डिक्रीज करेगी, देखो मैंने और एक चीज बताया था कि जो इंटेंसिटी है एक्सरे की वो किस पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उसको कौन गवर्न कर रहा है, ये करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गवर्न कर रहा है। ये करंट, अगर ये करंट आधी हो गई, ठीक है, ये करंट आधी हो गई, दैट मींस ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे थे वो कम हो गए, दैट मींस जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, जैसे इंटेंसिटी वर्सेस हम लोग लैम्डा ये प्लॉट करते थे ना, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा। तो एक अगर मेरे पास में कुछ इस तरह का रिलेशन आया है, ठीक है, इस तरह का रिलेशन आया है, तो अगर मैंने ये जो फिलामेंट वोल्टेज को घटा दिया या फिर ये जो करंट है इसको मैंने घटा दिया, तो बेसिकली मेरी जो इंटेंसिटी है वो अब ये सारी जो इंटेंसिटी, ये जो कर्व है ये नीचे आ जाएगी, इंटेंसिटी की कर्व डिक्रीज कर जाएगी, इंटेंसिटी बेसिकली डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिकली डिक्रीज करेगा क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो उस पर डिपेंड कर जाएगा कि बेसिकली मेरी फिलामेंट करंट कितनी है, फिलामेंट वोल्टेज कितनी है, फिलामेंट करंट कितनी है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये बात सही बोल रहा है कि ये इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि फिलामेंट करंट हमने फिलामेंट करंट के साथ छेड़छाड़ कर दिया। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे विल डिक्रीज एंड कट ऑफ वेवलेंथ विल रिड्यूस टू हाफ, तो ये पार्ट भी सही है। कट ऑफ वेवलेंथ विल बिकम 2 टाइम्स, ये तो गलत हो गया, डी कट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जे एडवांस 2014 में। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ लैम्डा CU इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे,
लाइन ऑफ कॉपर, ठीक है, एटॉमिक नंबर दी हुई है, एंड लैम्डा एमओ इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ मोलिबेडनम, एटॉमिक नंबर दी हुई है, देन द रेशियो ऑफ लैम्डा सीयू बाई लैम्डा एमओ। तो देखो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर हम लोग मॉसलीज इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, मॉसलीज लॉ यूज करेंगे, और मॉसलीज लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, रूट न्यू दैट इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। अच्छा, रूट न्यू को हमने अभी देखा, इसको हम लोग सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, सी द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, इस तरह से लिखेंगे। तो इसको मैंने यहां से बस रिप्लेस किया, ए इंटू जेड माइनस बी। अच्छा, इसको अगर हम लोग इस टर्म में लिखना चाहें कि सी बाई लेमडा अगर हम लोग लिखना चाहें तो स्क्वायर कर दो, तो लेमडा इज बेसिकली सी बाई ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब इन दोनों का रेशियो लेना है मुझे, ये कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ मेरे पास में इस तरह से लिख सकते हैं अलग अलग जेड के लिए। अब एक चीज देखो, यहां पे कॉपर और मोलिबेडनम का रेशियो लेना है, ठीक है, लैम्डा सीयू डिवाइडेड बाई लैम्डा मोलिबेडनम। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें तो लैम्डा सीयू हम लोग लिखेंगे क्या, सी अपॉन ए स्क्वायर, बाकी सब चीज तो सेम होगा। जेड की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपर का जेड कितना होता है, कॉपर का जेड यहां पर दिया हुआ है 29, तो 29 माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसी तरह से डिवाइडेड बाई हम लोग लैम्डा मोलिबेडनम लिखेंगे सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू मोलिबेडनम कितना दिया हुआ है 42 माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सी टू सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये रेशियो जो है मेरे पास में, ये रेशियो मेरे पास में इतनी आ जाएगी, 42 माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज अब थोड़ा सा पता होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस किए होगे कि जो के अल्फा होता है ना, के अल्फा के लिए जो बी की वैल्यू है दैट इज 1, के अल्फा के लिए बी और ए दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है, तो बी की वैल्यू यहां से हम लोग 1 पुट करेंगे, तो लैम्डा सी यू बाई लैम्डा मोलिबेडनम दैट इज इक्वल टू 42 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 29 माइनस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग देखेंगे, दिस इज 41 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 28 स्क्वायर, और ये चीज थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2.14। तो देखो ऑप्शन से भी थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हो, मुझे पता है थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। देखो पॉइंट ये साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज नॉट लेस देन 1, दिस इज नॉट लेस देन 1, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही हटा सकते हो। और थोड़ा सा अगर देखोगे तो ये जो क्वांटिटी ये 2 से बड़ी तुमको दिखती है, तो ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेट करते बैठ जाना एग्जाम में, 41 स्क्वायर बाई 28 स्क्वायर, थोड़ा सा इस तरह का दिमाग लगा लेना। तो होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।